ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 22 अक्टूबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल का दमिश्क में हिजबुल्लाह के मालियाती उमूर के सरबराह को हलाक करने का दावा और इसराइल के वजीर आजम की अहलिया सारा नेतन्याहू ने अपने घर पर ड्रोन हमले की कोशिश के बाद कहा कि हमारे दिल मुल्क का दिफा करने वाले अपने फौजियों और हीरोज के साथ हैं। दूर मार मिसाइल और इत्तेहादी मुल्क की जासूसी, क्या ईरान पर मुमकिन इसराइली हमले से मुतालिक अमरीकी दस्तावेजात किसी खास मकसद के तहत लीक हुई? हमास का कहना है कि याह्या सिनवार की हलाकत के बाद हमास के नए सरबराह की शिनाख्त खुफिया रहेगी, लेकिन मुमकिन सरबराह कौन हो सकते हैं? A big question for Hamas is simply, can it choose another leader? और 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का क्या किरदार होगा? तिब्बत के मजहबी रहनुमा दिलाई लामा और अफगान सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह और उनके अहले खाना को सियासी पनाह देने के बाद क्या इंडिया बिन बुलाई मेहमान हसीना वाजिद को भी सियासी पनाह देने पर गौर कर रहा है? और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। अब आगे क्या होगा? बल्ले का निशान छीना इलेक्शन कमीशन ने, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, नजरसानी में लगी, तो ये चैप्टर अब क्लोज हो गया। बात आगे चलेगी, इस चैप्टर की अब दोबारा बात नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सीनियर जज का बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर ना किया गया तो PTI एहतजाज के लिए निकलेगी। ये तरामीम कोई समझता है अगर ये गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाल्लाह वहाँ मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे। और आल्ट बालाजी नामी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज गंदी बात में कम उम्र लड़कियों को शहवत अंगेज अंदाज में दिखाने के इल्जाम पर फिल्मसाज एकता कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज has been filed against Ekta Kapoor and her mother Shobha Kapoor over what the complainant has alleged are obscene scenes involving minors in a show Gandi Baat on the Alt Balaji OTT platform. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। इसराइल का दावा है कि उसने पीर को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक फजाई कार्रवाई में हिजबुल्लाह के मालियाती उमूर के सरबराह को हलाक कर दिया है। IDF ने दमिश्क में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि हम शाम और हर जगह हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। उधर शाम की वजारत दिफा के मुताबिक इसराइली हमले में 2 शहरी हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। एक बयान में उनका कहना था कि दुश्मन इसराइल ने रिहायशी इलाके अलमजा में फजाई हमला करके एक शहरी की कार को निशाना बनाया है। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक उस इलाके में मुतअद्दिद सिफारत खाने और सिक्योरिटी एजेंसी का हेडक्वार्टर वाक़ है। इस हमले में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि करीबी होटल को भी नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता शब इसराइल ने बैरूत और दीगर मुकामात पर हिजबुल्लाह से जुड़े एक बैंक की शाखों पर बमबारी की थी और कहा था कि वो अब इस ग्रुप की मालियाती बुनियादों को तबाह कर रहा है। हिजबुल्लाह लबनान में मामूलात ज़िंदगी के बहुत से शोबों जैसे मालियात का हिस्सा है, ताहम इसराइल लबनान के समाज से इसका ये किरदार ख़त्म करना चाहता है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म की अहलिया सारा नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की तरफ से शनिचर के रोज़ उनके घर पर ड्रोन से हमला करने की हालिया कोशिश के बाद पहली बार अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये हमला सिर्फ उन पर नहीं बल्कि सारे इसराइल की आवाम पर है।
याद रहे कि 2 रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर लेबनान से ड्रोन हमले किए जाने की तस्दीक की थी। तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू और उनकी अहलिया घर पर मौजूद नहीं थे और किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं है। नेतन्याहू की निजी रिहाइशगाह शुमाली इसराइल के इलाके कैसरिया में वाक़ है। अपने बयान में सारा नेतन्याहू ने इसराइल के अवाम और दुनिया के दीगर हिस्सों की हिमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म और मुझे कत्ल करने की कोशिश सिर्फ ज़ाती हमला नहीं है, बल्कि हम सब पर, पूरी अवाम पर हमला है जो इसराइल और हमारे लोगों के रास्ते और अक़दार पर किया गया है। इससे कबल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस हमले को अपने और उनकी अहलिया के खिलाफ कत्ल की कोशिश करार दिया था। Well, 2 days ago we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. सारा नेतन्याहू ने कहा कि हमारे दिल अपने फौजियों और हीरोज के साथ हैं जो बगैर किसी रोक टोक और बेमिसाल कुर्बानी और जुर्रत के साथ मुल्क का दिफा करते हैं। याह्या सिनवार की हलाकत के बाद हमास के एक ओहदेदार का कहना है कि तंजीम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने नए सरबराह की शनाख्त खुफिया रखेगी। सन 2003 में हमास के उस वक्त के सरबराह शेख अहमद यासीन और उनके जानशीन अब्दुल अजीज अल रांतिसी को इसराइल की जानिब से हलाक किया गया था। उस दौर में भी हमास ने अपने सरबराह का नाम जाहिर ना करने का फैसला किया था। इम्कान है कि हमास के नए सरबराह का इंतखाब मार्च 2025 में किया जाएगा और तब तक ये तंजीम 5 रुकनी कमेटी चलाएगी। इस कमेटी में खलील अल हय्या, खालिद मशल, जाहिर जबारीन और शोरा कौंसल के सरबराह मोहम्मद दरवेश शामिल हैं, जबकि 5वें रुकन की शनाख्त खुफिया रखी गई है। हमास के एक अहलकार ने BBC को बताया कि खलील अल हय्या ने सियासी व खारिजी उमूर की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो गजा के मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। नतीजतन वो इस तंजीम के कायम मुकाम सरबराह की तरह काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते याह्या सिनवार की हलाकत से हमास को मायूसी हुई है, क्योंकि ख्याल था कि वो इससे कहीं ज़्यादा महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। यरगमालियों के मामले पर उन्होंने कहा कि हमास के पास ये सलाहियत और अफरादी कुव्वत है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। उन्होंने इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता जून से बहुत कम बातचीत हो सकी है। हमास के सरबराह याह्या सिनवार की इसराइली फ़ौज के हाथों हलाकत के बाद अब ये क्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इस तंजीम का अगला सरबराह कौन होगा। हमास के 2 ओहदेदारों ने BBC को बताया है कि तंजीम के रहनुमा याह्या सिनवार के जानशीन के इंतखाब के लिए बातचीत बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब मुतअद्दिद हलकों में याह्या सिनवार के नाइब और हमास के सीनियर ओहदेदार खलील अल हय्या को इस ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। अमरीकी तफ्तीशकार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करने के इसराइली मंसूबे से मुतालिक इंतहाई हसास अमरीकी खुफिया दस्तावेज़ात ऑनलाइन कैसे शाया हो गईं। ये दस्तावेज़ात गुज़िश्ता जुमे को एक टेलीग्राम चैनल पर नमूदार हुई थी और इनमें अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला करने के इसराइली मंसूबे का जायज़ा लिया गया था। इस जायजे के लिए सैटेलाइट की मदद से बनाई गई तस्वीर और दीगर इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था। पीर को व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जमान जॉन किर्बी का कहना था कि दस्तावेज़ात लीक होने के मामले पर सदर जो बाइडन गहरी तशवीश का शिकार हैं। जॉन किर्बी के मुताबिक अमरीकी हुकाम इस बात का तयन ताहाल नहीं कर सके कि ये दस्तावेज़ात जानबूझकर लीक किए गए हैं या इन्हें हासिल करने के लिए हैकिंग का सहारा लिया गया है। 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तकरीबन 3 हफ्तों से इसराइल ईरान पर जवाबी हमला करने की बात कर रहा है। ईरान का कहना था कि 1 अक्टूबर को इसराइल पर किया गया हमला 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत का जवाब था।
तज्जियाकारों का कहना है कि दस्तावेजात में इस्तेमाल की गई हेडिंग्स मुस्तनद नजर आती हैं और इसी तरह के अल्फाज माजी में सामने आने वाली दीगर खुफिया दस्तावेजात में भी किया गया है। इन पर टॉप सीक्रेट के साथ साथ FGI यानी फॉरेन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस भी लिखा है। बज़ाहिर ये दस्तावेजात 5 आइज यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद के साथ शेयर की जानी थी। इन दस्तावेजात में TK यानी टैलेंट की होल जैसे कोड वर्ड भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल इंटेलिजेंस एंड इमेजरी इंटेलिजेंस है। ये दस्तावेजात बताते हैं कि इसराइल ईरान में कहां और किन अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारियां कर रहा है। इस जायजा रिपोर्ट की बुनियाद 14 और 15 अक्टूबर को अमेरिकी स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से इकट्ठी की गई मालूमात का तज्जिया है। इस जायजा रिपोर्ट में 2 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों गोल्डन हॉरिजॉन और रॉक्स का जिक्र बार बार आया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए एक 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसका पहला इन कैमरा इजलास आज शाम 4 बजे हुआ। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में कायम की गई इस कमेटी में कौमी असम्बली के 8 और सेनेट के 4 अरकान शामिल हैं। इसमें कौमी असम्बली से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, राना अंसर, बैरिस्टर गोहर अली खान और साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा शामिल हैं। जबकि सेनेट से फारूक H नाइक, आजम नज़ीर तारड़, सैयद अली जफर और कामरान मुर्तज़ा को शामिल किया गया है। याद रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग का बाइकाट किया था। ताहम इस कमेटी में उनके 3 अरकान को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद सीनियरिटी के उसूल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस अहम ओहदे पर तकर्री का तरीकाकार बदल गया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 175A में भी तब्दीलियां की गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजों की तकर्री के हवाले से है। आइन के आर्टिकल 175A की शिक 3 में तरमीम के बाद अब सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करेंगे, बल्कि इस ओहदे पर तकर्री के लिए अब अदालत उस्मा के 3 सीनियर जजों के नाम खसूसी पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे और यही कमेटी नए चीफ जस्टिस की तकर्री की सिफारिश वजीर आजम को करेगी। इसके बाद वजीर आजम की जानिब से कमेटी की सिफारिश सदर पाकिस्तान को भेजी जाएगी और वो नए चीफ जस्टिस की तकर्री करेंगे। ख्याल रहे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, वो 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीनियर तरीन जज की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री ना की गई तो PTI एहतजाज के लिए निकलेगी। ये तरामीम कोई समझता है अगर कि गैर आईनी करके ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह पहले तो ये मैंडेट वापस लेंगे और इसके अलावा जब भी हम इंशाअल्लाह वहां मैंडेट देगी और हम आएंगे, ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट से 26वीं आईनी तरमीमी बिल की 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी के बाद ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली ने भी इसकी कसरत राय से मंजूरी दी थी, जिसके बाद पीर के रोज़ इस तरमीम की मंजूरी के नोटिफिकेशन पर सदर ममलकत ने दस्तखत भी कर दिए। PTI इस दौरान मुशावरती अमल में तो शामिल रही, ताहम इमरान खान की हिदायत पर उन्होंने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सोमवार के रोज़ अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि वफाक अरबों रुपए खर्च करके सियासी इंतकाम ले रहा है।
واضح رہے پی ٹی آئی اس دوران مشاورتی عمل میں تو شامل رہی، تاہم عمران خان کی ہدایات پر انہوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ تحریک انصاف کے ارکان اب ججز تقرری کمیٹی میں بھی شامل ہو چکے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی مشاورتی عمل میں شامل ہوتی ہے اور دوسری طرف کمیٹی میں بھی وہ شامل ہوتی ہے، لیکن رائے شماری میں حصہ نہیں لیتی، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ تجزیہ کار مزمل سہروردی بولے، اب بہت سے لوگ اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہے اور یہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ جی دیکھیں، جب جس کمیٹی نے چیف جسٹس کو لگانا ہے، جب اس کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے نام دے دیے ہیں بیرسٹر علی ظفر اور حامد رضا کا، تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا ہے۔ جی یہاں تو وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کرتے، اس کا حصہ نہ بنتے، نئے چیف جسٹس کو لگانے کے اس طریقہ کار کا حصہ نہ بنتے، تو ہم کہتے جی انہوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ اس سارے پروسیس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے ووٹنگ میں بھی حصہ لیا، جیسا کہ میں نے کہا، اور اب جو کمیٹی بن رہی ہے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے، انہوں نے اس کمیٹی کے لیے بھی اپنے نام دے دیے ہیں باقی جماعتوں کے ساتھ۔ میں ٹیکنیکلی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کیا ہے اور اس کے ذریعے جو پروسیس بنایا گیا اس کا حصہ بن کے 26ویں آئینی ترمیم کی سیاسی اور اخلاقی ساکھ کو انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ جو باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو حامد خان بھی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ریلیف مانگ رہے تھے، اور پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں بھی 26ویں آئینی ترمیم کی ووٹنگ میں حصہ لیا ہے، اور آج جو کمیٹیاں بن رہی ہیں اس کے تحت اس میں اپنے نام بھی بھیج دیے ہیں۔ تو میرے خیال میں تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو قانونی اور آئینی طور پر قبول کر لیا ہے۔ مزمل سہروردی، آپ کا بے حد شکریہ۔ سامعین، تقریباً 2.5 ماہ قبل بنگلہ دیش میں اقتدار سے محروم ہونے کے بعد شیخ حسینہ ایک فوجی طیارے میں دہلی پہنچی تھی اور اس کے بعد وہ عوامی سطح پر کبھی نظر نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ 2.5 ماہ میں سوشل میڈیا پر بھی ان کی کوئی نئی تصویر سامنے نہیں آئی۔ ان کی فون پر ہونے والی گفتگو کے کچھ آڈیوز سامنے آنے کے باوجود اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ وہ شیخ حسینہ ہی کی آواز ہے۔ اس دورانیے میں انڈین حکومت کے کسی ترجمان یا وزیر نے بھی اس بارے میں لب کشائی نہیں کی کہ شیخ حسینہ یا ان کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ دہلی پہنچنے کے بعد کہاں گئیں اور اب کیسی ہیں۔ کسی پریس کانفرنس یا انٹرویو میں بھی اس پر کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تاہم 17 اکتوبر کی شام انڈین حکومت نے رسمی طور پر صرف اتنی تصدیق کی کہ شیخ حسینہ اب بھی انڈیا میں ہی ہیں۔ بی بی سی بنگلہ نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ شیخ حسینہ کے متحدہ عرب امارات یا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک جانے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، اور اب انڈین حکومت نے بھی باضابطہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ درست ہے کہ انڈیا کی مرکزی حکومت نے شیخ حسینہ کے انڈیا میں قیام کے معاملے پر مکمل رازداری برقرار رکھی ہوئی ہے، تاہم حکومت یہ بھی واضح نہیں کر رہی تھی کہ انہیں کب تک انڈیا میں رکھا جائے گا۔ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک انڈین عہدیدار نے فقط اتنا کہا کہ یہ ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والا معاملہ ہے۔ ان کے مطابق شیخ حسینہ کو انڈیا میں طویل عرصے تک رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ یاد رہے، ماضی میں تبت کے مذہبی رہنما دلائی لاما اور افغان صدر محمد نجیب اللہ اور ان کے اہل خانہ کو بھی بھارت نے سیاسی پناہ دی تھی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر ثانی کی درخواست چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، جس دوران سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 جنوری کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالت کے مطابق فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ فیصلے میں کسی غیر قانونی نقطے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے کیس کے میرٹس پر دلائل ہی نہیں دیے۔ دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے روسٹرم پر آ کر 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ بینچ اب یہ کیس سن ہی نہیں سکتا، نہ ہم اس کے سامنے دلائل دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہمیں نہیں معلوم کسی ترمیم کا، ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔
दौरान समाअत PTI के वकील हामिद खान ने नजर सानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और कहा कि केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजरसानी दरखास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था, आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें। PTI के वकील हामिद खान का कहना था, अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वो फैसला हम क्यों देखें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात और मामला है, दो अलग मामलात हैं। PTI के वकील हामिद खान ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेर इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजर सानी ज़ेर इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठ नहीं कहना चाहिए। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दें। हामिद खान ने कहा कि मुझे दलाइल नहीं देने। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जब नियाजी साहब वजीर आजम थे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए नोटिस जारी हुआ, तब भी नहीं कराया। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी ही नहीं रखते और आवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। इंतखाबात कराने के लिए तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान बोले, अब मैं वो कह देता हूं जो कहना नहीं चाहता था। काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूं। हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस में गौहर अली खान, नियाज उल्ला नियाजी, अली जफर भी थे, उनमें से कोई दलाइल देना चाहता है तो दे सकता है। हामिद खान बोले, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मज़ा आता है। हामिद खान ने कहा, मुतासब होने की दरख्वास्त तो दी जा सकती है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, मुतासब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासब होगा। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप बाहर जाकर तकरीर करें। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदेही की ही नहीं जा सकी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कालादम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है, जिसके बाद पिशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतल्लक केस का फैसला सुनाते हुए PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील देने की नई दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में PTI ने केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद होने पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। PTI की इस नजर सानी दरखास्त का अखराज का आखिर क्या मतलब है, तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी से ही जानते हैं। देखिए, हामिद खान साहब का वो कोई जाती केस तो था नहीं, वो बतौर वकील पेश हो रहे थे। अब जब शाकिब निसार की अदालत थी और सब जब नून लीग वाले कहते थे कि हमने शाकिब निसार के सामने पेश नहीं होना, तो वो कहते थे, ये आप किसी जज के सामने पेश होने से कैसे इनकार कर सकते हैं, जज आपकी मर्जी का तो नहीं हो सकता। अगर शाकिब निसार आपके मुकदमे सुन रहा है, आसिफ सईद खोसा सुन रहा है, तो आप उसके सामने पेश हों और अपने मुकदमा आर्गू करें। हमें बताया जाता था। और आइन अब ये उमरता बंदियाल के सामने जब हम सब कहते थे कि ये हम ख्याल बेंच है, तो वो कहते थे जी जो भी है चीफ जस्टिस की अदालत है, आप उसके सामने पेश होकर अपना केस आर्गू करें। सबको पता होता था उन्होंने मुस्तरद कर देना है, लेकिन कहा जाता था नहीं नहीं नहीं, सिस्टम तो यही है कि आप पेश होकर आर्गू करेंगे।
تو آج جب اپنی باری آئی ہے تو جو تحریک انصاف خود سب کو سبق دیتی تھی کہ نہیں پیچ ہو کے آرگو تو کرنا چاہیے، تو آج خود کیوں نہیں آرگو کرتے، خود بھی آرگو کریں آج. صحیح ہے. اب جہاں تک میرا یہ سوال ہے کہ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات آئینی بینچ تک پہنچ جائے گی اور آپ اس کے لیے آئینی بینچ بنا دیں. سوال یہ ہے کہ اگر آئینی بینچ بھی بنا دیا جاتا تو انٹرا پارٹی الیکشن کے اس کیس کی نظر ثانی کا یہی فیصلہ ہونا تھا. صحیح. کیونکہ کوئی آئینی بینچ کا سربراہ منیب اختر نے تو ہونا نہیں تھا، اطہر من اللہ نے تو ہونا نہیں ہے. وہاں بھی حامد خان صاحب نے یہی کہنا تھا کہ میں اس آئینی بینچ کو نہیں مانتا. صحیح. تو وہ چاہے آج مسترد ہو جاتی تب مسترد ہو جاتی، بات ایک ہی ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب جب عدالت میں پیش ہو گئے اور جب انہوں نے اپنے وہ لکھا دیے، اپنے انہوں نے آرگومنٹس لکھا دیے، چاہے انڈر پروسٹیسٹ لگا دیے، تو وہ لیگل پروسیڈنگز کا حصہ بن گئے. اب وہ جب آپ پیش ہو جاتے ہیں تو آپ لیگل پروسیڈنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، یا تو آپ پیش نہ ہوتے. جب آپ پیش ہو گئے تو آپ لیگل پروسیڈنگ کا حصہ بن گئے. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور جو سمبل کو چھیننے والا نشان کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. پلے کا نشان چھیننے کا معاملہ، اس کی نظر ثانی بھی ختم ہو گئی ہے. اب جو تھوڑی بہت امید تھی وہ غلط ہو گئی. میں نے کل بھی کہا کہ بلے کا نشان چھینا الیکشن کمیشن نے، پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس پر مہر لگائی، پھر سپریم کورٹ نے لگائی، نظر ثانی میں لگی، تو یہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا. بات آگے چلے گی، اس چیپٹر کی اب دوبارہ بات نہیں ہو سکتی. سہروردی آپ کا ایک بار پھر شکریہ. سامعین، انڈیا کی معروف فلم ساز ایکتا کپور اور ان کی والدہ شوبھا کپور کے خلاف گندی بات نامی ویب سیریز میں کم عمر لڑکیوں کو شہوت انگیز انداز میں دکھانے کے الزام پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ممبئی پولیس کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ آلٹ بالا جی نامی آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارم کی اس ویب سیریز پر تعزیرات ہند کی کئی شکوں پاسکو یعنی پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفینس اور آئی ٹی قانون کی خلاف ورزی کا الزام ہے. گندی بات نامی اس بولڈ سیریز پر یہ بھی الزام ہے کہ اس سے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. پولیس افسر نے بتایا کہ مقدمے کا اندراج مقامی عدالت کے حکم پر کیا گیا ہے. انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی دینے سے گریز کیا، تاہم اس کا متن بتاتے ہوئے کہا کہ چونکہ بالاجی ٹیلی فلمز کی مالکن اور ڈائریکٹر ایکتا کپور اور ان کی والدہ ہیں، اس لیے شکایت ان کے خلاف بھی درج کی گئی ہے. بالاجی فلمز اور ایکتا کپور نے تاحال اس معاملے پر رد عمل نہیں دیا. اپنے زمانے کے سدا بہار اداکار جیتندر کی بیٹی ایکتا کپور کے خلاف یہ کوئی پہلی شکایت نہیں ہے. اس سے قبل بھی ان کی ایک سیریز کے خلاف انڈیا کی مختلف ریاستوں میں شکایات درج کروائی گئی تھی کہ انہوں نے انڈین فوج اور اس کی وردی کی توہین کی ہے. اور سامعین، بلیٹن کے آخر میں ایک اہم اعلان. آپ پچھلے 4 روز سے ہمارا یہ سیربین بلیٹن نہیں سن پا رہے. اس کی وجہ خالصتاً پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اور کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے اور اس میں ہمارا چینل بھی شامل ہے پر کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی تھی جو کہ اب ختم کر دی گئی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ ہر روز رات 8 بجے یہ پروگرام سن سکیں. آپ کے تعاون کا شکریہ. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.